हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं अपन और शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, राइट। इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। लेट मी चेक। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज़ वगैरह सबको आ रही है कि नहीं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? मुझे सबसे पहले बताइए कि मेरी आवाज़ सबको प्रॉपरली आ रही है कि नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू। ओके, आवाज़ सबको आ रही है, सबको प्रॉपर आ रही है, सबको ऑडिबल है आवाज़। आई थिंक आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा। इंड AS 19 का चार्ट अपन आज रिवाइज करने वाले हैं। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं अपन और बहुत टाइम बाद मिलने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण कि मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ भोपाल। दूसरा कारण मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। तीसरा कारण मेरे फादर की मेडिकल कंडीशंस ठीक नहीं चल रही थी, तो ही इज़ स्टिल अंडर मेडिकेशन, तो उसमें हम लगे हुए थे और मैं चाह रहा था कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं, मैं अपने फादर को टाइम दूं। ये सब चीज़ें थी। फिर जैसे मन किया कि चलो यार अब वापस से रिज्यूम करना शुरू करते हैं, तो आई थॉट कि चलो यार मैं घर पे ही अपना स्टूडियो सेट करूँगा। शुरू में आई थॉट कि मैं अपना घर पे ही स्टूडियो सेट करूँगा ताकि घर से बाहर निकलना ना हो ये कोरोना में। बट घर पे स्टूडियो सेट नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे एरिया में कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। जिस एरिया में हम रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया में, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो अब नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो लाइव लेक्चर्स तो हो नहीं पाएंगे और मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट करूं। तो फिर मुझे अपना सेटअप बनाना पड़ा मेरे ऑफिस में। ऑफिस मींस जो यहाँ पर भोपाल में हमारा अकेडमी है डी फॉर्च्यून क्लासेस, वहाँ पर मुझे अपना एक टेम्पररी सेटअप बनाना पड़ा। सो फाइनली जब तक ये सब चीज़ें कंप्लीट हों इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पापा जी ठीक हैं, यू कैन से कि 50% उनको आराम है और 50 से ज़्यादा ही है, 50-60% उनको आराम है। और बट स्टिल ही इज़ बैड रिडन बेसिकली। वो अपने बिस्तर पे ही मोस्टली अपना समय बिताते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने मुझे टेलीग्राम पे भी विशेस किया पापा के लिए और अभी भी आप कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आई होप सबसे अच्छी मतलब जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सर मेक प्रीवियस वीडियोस पब्लिक फॉर सम टाइम सो दैट वी कैन रिवाइज। रिविजन लेक्चर्स हैं तो देखते हैं कब पब्लिक हो पाते हैं। अभी तो फ़िलहाल पब्लिक करने का मेरा मूड नहीं है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लाइव को ही कंटिन्यू करें, राइट। और उसके बाद ये टाइमिंग जो है वो 10:30 बजे का रखने का रीज़न ये है, आज का हमने 10:30 बजे रखा है। मैं भी देखता हूँ कि वो टाइम कितना सूट करता है मुझे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने घर पे सेटअप नहीं किया है। अगर टाइमिंग मतलब मैं बिल्कुल उस फेवर में था कि मैं अपने घर पे सेटअप करूं और मैं सुबह 8 बजे का टाइमिंग रखूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें। बट क्या है कि सेटअप मेरा ऑफिस में है और मेरा घर और मेरा ऑफिस का डिस्टेंस रहता है लगभग 17-18 किलोमीटर्स। तो मुझे तैयार होके ऑफिस आना पड़ता है और यहाँ पर आके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है अपने ऑफिस में। तो ऑब्वियसली मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं पहले स्टाफ को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बुलवाऊँ। यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं भोपाल में, तो इसीलिए क्या है कि टाइमिंग 10:30 से पहले हो नहीं सकता है। मेरे साथ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए टाइमिंग 10:30 से पहले हो नहीं सकता है। टाइमिंग रात का भी नहीं हो सकता है एज़ यूजुअल, क्योंकि यहाँ पर रात को 8 बजे के बाद हम ऑफिस ओपन कर नहीं सकते। तो मेरे लिए बस यही पॉसिबिलिटी है कि मैं टाइम ऐसा लूँ कि 10:30 बजे से लेकर कम से कम 12:30-1 बजे तक हमारा प्रॉपर रिवीजन हो जाए। रही बात लेक्चर को पब्लिक करने की, तो मैं आज का ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा आज का लेक्चर है वो मैं आज रात को 10 बजे तक पब्लिक करूँगा।
पब्लिक रखूंगा। आज रात को 10 बजे तक मैं ये लेक्चर पब्लिक रखूंगा, डोंट वरी। और उसके बाद उस लेक्चर को मैं हटा दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं सेशन। इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। चलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लेक्चर्स को डेली ही रखूं, सो डोंट वरी, आप बार बार कंफर्म मत करो, मैं कोशिश रहेगी मेरी डेली ही रखूं। बट जब मुझे लगेगा कि मुझे एक आध दिन की छुट्टी रखनी है तो मैं आपको बता दूंगा, प्री इंटीमेट कर लूंगा आपको, डोंट वरी। अच्छा, आपको वॉल्यूम अगर थोड़ा सा कम आ रहा है तो आप हेडफोन मतलब ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हो, ईयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से वॉल्यूम आपको प्रॉपर आना चाहिए हालांकि। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बता दीजिए अगर आपको वॉल्यूम अभी भी स्टिल कम आ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक बार एडजस्टमेंट देख लूंगा। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले चैट को कर देते हैं डिसेबल। चैट को मैं कर देता हूं डिसेबल एज यूजुअल, जैसा हमारा क्लास का रूल है। मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूं फॉर द टाइमिंग, और जैसा भी रहा मैं फिर बाद में बीच बीच में चैट को इनेबल करते रहूंगा आपके डाउट्स को लेने के लिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, राइट, इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं स्पेसिफिकली लाइबिलिटी बेस्ड। अच्छा, हम असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स को खत्म कर चुके थे जब तक मैं पुणे में था। आपको जो पिछले आपको 8 लेक्चर्स हमने करवाए हैं, जो 8 लेक्चर्स का हमने क्विक रिवीजन करवाया है वो सारे के सारे असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स का करवाया है, प्लस पहला स्टैंडर्ड हमने किया था इंड AS 12 का। अब हम आते हैं लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स पे। तो लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड में हम बात कर रहे हैं इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, राइट। अब आप बोलोगे सर ये लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड कैसे हुआ? देखा जाए तो लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड एक होता है इंड AS 37 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स। वो एक जनरल लाइबिलिटीज के लिए होता है, जनरल प्रोविजंस, जनरल लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे प्रोविजंस जो कहीं और कवर नहीं होते हैं किसी भी एक्सपेंस के लिए, किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए। बट एम्प्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटीज, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज कि मुझे अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स देने हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड लाइबिलिटीज जो होती हैं वो कवर होती हैं इंड AS 19 में। इसीलिए हम इंड AS 19 को लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। हालांकि इस लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड में असेट का भी कुछ काम आएगा, यहां पर कुछ असेट का भी काम आएगा, बट मेजर तौर पर हम यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। इसीलिए हमारे पास लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड में 2 स्टैंडर्ड होते हैं, एक होता है इंड AS 37 जो जनरल पर्पस स्टैंडर्ड होता है, और एक होता है इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है ना? अच्छा, अब इस एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या चीजें कवर हैं, किस तरीके से कवर हैं, आइए चलिए जल्दी जल्दी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं पूरा का पूरा। आपको सामने दिख रहा होगा लगभग 1 से लेकर 8 पॉइंट्स में मैंने कवर किया है इस पूरे इंड AS 19 को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबिलिटी से। इंड AS 19 एप्लीकेबिलिटी ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये इंड AS 19 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट, क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट में इंड AS 102 लगता है। अब शेयर बेस्ड पेमेंट्स क्या होते हैं? जब हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करते हैं कंसेशन पे, या फिर हम उनको कैश में कुछ बेनिफिट्स देते हैं, दैट कैश बेनिफिट्स आर बेस्ड ऑन शेयर्स, तो उसको कहते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स। उसके ऊपर इंड AS 102 लगता है।
तो वो भी तो हम अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं, बट क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर एक सेपरेट स्टैंडर्ड ऑलरेडी कवर है, तो इसीलिए यहां पर इंड AS 19 शेयर बेस्ड पेमेंट्स को छोड़कर, शेयर बेस्ड पेमेंट को छोड़कर बाकी सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स कवर करता है। अब आप बोलोगे सर सारे के सारे कौन से? सारे के सारे मतलब सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आर कवर्ड एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ठीक है ना। अब टोटल कुल मिला के एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जितने भी दुनिया भर के एम्प्लॉय बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट को छोड़कर, जो कि इंड AS 19 में कवर है, उन सबको 4 अलग अलग हिस्सों में क्वालिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया है। 4 अलग अलग 4 हिस्सों में उसको कैटेगराइज किया गया है ताकि हम स्टैंडर्ड को समझ सकें, क्योंकि इन चारों के ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट्स 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर देयर। फर्स्ट, नंबर 1, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नंबर 2, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है ना, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सी, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब ये लॉन्ग टर्म और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। एंड द D1 इज टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स, जब एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते हैं उस टाइम पर हम उसके अगर कुछ बेनिफिट्स देते हैं तो वो होते हैं टर्मिनल बेनिफिट्स, राइट। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो कुल मिला के 4 टाइप के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दूसरा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं अदर लॉन्ग टर्म, तीसरा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और चौथा टर्मिनल बेनिफिट्स। एक एक करके समझते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जनरली इसमें सैलरीज आता है, ठीक है ना, जनरली इसमें सैलरीज आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, लीव इनकैशमेंट्स आते हैं अगर आप सेम टाइम पे दे देते हो। एक होता है लीव इनकैशमेंट आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, एक होता है लीव इनकैशमेंट जिसको आप इमीडिएटली उसको पास ऑन कर देते हो बेनिफिट, ठीक है ना। ऑलवेज चार्ज टू P&L। जितने भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, हम उन सारे के सारे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को P&L में चार्ज कर लेते हैं। कहां चार्ज करते हैं? P&L में। हम हमेशा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं इमीडिएटली, मतलब जैसे ही एक्सपेंस अक्रू हुआ हमने P&L में चार्ज किया, एक्सपेंस अक्रू हुआ और हमने P&L में चार्ज किया। हम पे कब करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। इसमें लीव इनकैशमेंट्स की बात करें अगर, या लीव एब्सेंस की बात करें, तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में यह भी होता है कि आपको छुट्टियां अलाउ जब की जाती हैं तो छुट्टियों के बदले छुट्टियां, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन द मंथ ऑफ अगस्त 5 हॉलीडेज अलाउड है, मैं 5 छुट्टियां कर सकता हूं, पर मैंने 5 में से 4 छुट्टियां नहीं की और एक ही छुट्टी की, तो जो 4 छुट्टियां मैंने नहीं की, क्या वो मेरी 4 छुट्टियां अगले महीने एक्यूमुलेट हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी? इफ यस, तो वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कवर होता है और उसका भी ट्रीटमेंट देखा जाता है। मैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा अभी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक होता है अदर लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। यहां पर वर्ड अदर क्यों लिखा है? क्योंकि आपको सबसे पहले यह पढ़ना पड़ेगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप रिटायर होते हो, जब आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म होने वाला होता है, जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद आपको क्या मिलता है। जैसे आपको ग्रेचुइटी मिलता है, जैसे आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, पूरा मैच्योर हो जाता है आपका प्रोविडेंट फंड। तो ये बेसिकली पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी एज 30 इयर्स की है, तो ऑब्वियसली आप रिटायर तो आफ्टर 60 और 62 इयर्स के बाद होगे। तो 60 इयर्स के बाद अगर आप रिटायर होगे तो 30 ईयर की एज पर आप इनको क्या बोलोगे? कहीं ना कहीं ये भी तो आपके लॉन्ग टर्म नेचर के एम्प्लॉय बेनिफिट्स हुए, क्या ये शॉर्ट टर्म हुए? क्या नहीं। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं। कौन से होते हैं? सॉरी, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। तो ये जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, लॉन्ग टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं जो कि होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट। क्या ऐसे कोई बेनिफिट हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के ही हो बट वो रिटायरमेंट से पहले, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस हमें दिए जाएं? यस, हो सकता है। हो सकता है मुझे मेरी कंपनी ने मुझे स्पेशल अलाउंस अनाउंस कर दिया कि हम अपने एम्प्लॉइज को 10 साल बाद स्पेशल अलाउंसेस देंगे, बोनस वगैरह देंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड। तो टोटल मिला के लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला जो रिटायर होने के बाद दिए जाते हैं वो होते हैं आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जो रिटायरमेंट से पहले, मतलब ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड आपको मिलते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है अदर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोनस प्लान। जैसे मैंने इसका एग्जांपल यहां लिखा है लॉन्ग टर्म बोनस प्लान।
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में हमने लिख दिया ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड। अब लास्ट होता है आपका टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स मतलब आपकी सर्विसेज को अचानक से टर्मिनेट कर दिया गया, आप रिटायर नहीं हुए, आपकी अभी रिटायरमेंट एज है भी नहीं, 45 एज है आपकी और आपको बोल दिया गया कि कंपनी छोड़ दो। क्यों भैया? कोरोना आ गया, हम बेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉइज को नहीं रख पाएंगे, कोरोना आ गया, छोड़ दो। अब छोड़ दो, मैंने अपने एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय को बोल दिया कि तू जॉब छोड़ दे। जब जॉब छोड़ने को मैंने बोला तो उसने मुझसे कॉम्पनसेशन मांगा, मुझे उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा। मैंने सोचा कि कॉम्पनसेशन पे करना बहुत सही है, बजाय मैं उसको अपनी पेरोल पे रखूं, मैं उसको सैलरी दूं, इससे बेहतर है कि मैं उसको कॉम्पनसेशन दे दूं। तो हमने उसको कॉम्पनसेशन दिया। वॉट एवर कॉम्पनसेशन वी हैव पेड इज नोन एज टर्मिनल बेनिफिट्स। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ सकता है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आ सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब होता है कि जब आप रिटायरमेंट से पहले ही मतलब आप वॉलंटरी बोल देते हो कि मुझे अपनी सर्विसेज छोड़नी है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। ठीक है। VRS एक्सपेंडिचर ऑलवेज चार्ज टू P&L इन द ईयर इन विच इट अकर्स। अब मैंने आपको शॉर्ट टर्म और टर्मिनल का सेम ट्रीटमेंट बताया, ध्यान से देखो। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स P&L में चले जाते हैं जैसे ही अक्रू हो जाता है एक्सपेंस। उसके बाद जो टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं, जिस टाइम पे आपके एम्प्लॉय ने सर्विस टर्मिनेट किया उसी टाइम पे आपको पेबल हो जाएगा, आपका जो एक्सपेंस होगा, जो आपको उसको कॉम्पनसेशन पे करना है, आप पूरा का पूरा P&L में चार्ज करोगे, आप कुछ भी डेफर एंड अमोर्टाइज नहीं करोगे। दोनों के केस में सिंपल सा रूल है, P&L इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कौन से? अदर लॉन्ग टर्म और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। अदर लॉन्ग टर्म और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम है, चाहे अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो चाहे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। आइए थर्ड नंबर पॉइंट पे आइए। देखिए, मैंने आपको बोला था कि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, तो अब से हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दोनों का कॉमन डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लान्स। क्लासिफिकेशन, अब जो ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स होते हैं और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान होते हैं, इनको भी दो कैटेगरी में बांटा जाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रेचुइटी, जैसे मैंने आपको बोला प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, तो इनको भी दो हिस्सों में बांटना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। कौन से दो हिस्से? पहला डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और दूसरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान। सर अब ये चीज क्या है, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान? डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है? इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इंप्लॉयर बेनिफिट देने के लिए जो भी स्कीम अनाउंस कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेचुइटी स्कीम अनाउंस की कि मैं अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी दूंगा, तो आज से ही मुझे कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो ग्रेचुइटी पे करने के लिए। प्रोविडेंट फंड देना है, अब प्रोविडेंट फंड तो ऑब्वियसली मैंडेटरी होता है थ्रू गवर्नमेंट, तो प्रोविडेंट फंड कौन देगा? प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसको मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से, उसको पीएफ डिपार्टमेंट से उसको पैसा मिल जाएगा। पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा आज से ही करना शुरू करेगा। तो जितने भी लॉन्ग टर्म नेचर के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद हो चाहे वो रिटायरमेंट से पहले हो, इन सब में क्या होता है, एम्प्लॉयर को हर साल कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, ताकि जब एम्प्लॉय आगे चल के रिटायर होगा तो उसको इकट्ठा पैसा दिया जाए। अब ओवरऑल इन सबको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जहां एम्प्लॉयर की तरफ से किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉय के लिए डिफाइंड है मतलब उसको पता है कि मुझे कितना कंट्रीब्यूशन करना है। आप एग्जांपल ले सकते हो पीएफ का। पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% होता है। एम्प्लॉयर जानता है कि मुझे 12 का 13 नहीं करना, 12 का 11 नहीं करना, मुझे तो 12% फिक्स
उसकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन करना है ईच एंड एवरी मंथ। अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बेसिकली द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इंप्लॉयर करेगा एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए वो फिक्स होता है, वो डिफाइंड होता है। एम्प्लॉयर पहले से ही जानता है कि मुझे कितना करना है। आ रही मेरी बात समझ में? इसीलिए द वर्ड इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, दैट मींस द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं एम्प्लॉय के लिए वो पहले से ही डिफाइंड है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स क्या होते हैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में कंट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं होता। कंट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं होता मतलब मुझे हर साल या हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना है एम्प्लॉय के लिए ये डिफाइन नहीं है, ये मुझे पहले से ही पता नहीं। हो सकता है आज मैं 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हो सकता है कल मुझे 2.5 लाख का करना पड़े, हो सकता है आज मैं 10% कर रहा हूं, कल मुझे हो सकता है 15% करना पड़े। हर साल इट मे वेरी एंड इट इज एक्चुअली वेरिएबल। जबकि यहां पर फाइनल जो बेनिफिट दिया जाएगा एम्प्लॉय को जब वो रिटायर होगा, या फिर मान लीजिए लॉन्ग टर्म है, रिटायरमेंट से पहले देना है। मान लो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि तू 10 साल मेरी कंपनी में काम कर, मैं तेरे को 10 लाख रुपए का बोनस दूंगा, मैं तेरे को 10 लाख रुपए का वॉट एवर, 10 लाख नहीं तो मान लो मैं 25 लाख रुपए का बोनस दूंगा। अब 25 लाख रुपए 25 लाख रुपीज, व्हाट इज दिस? इज दिस अ कॉन्ट्रीब्यूशन? नो, इट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ बेनिफिट for which employee may be eligible after 10 years of service. So this is the final amount of benefit. So what I did, basically मैंने दिया जाने वाला बेनिफिट जो होगा उसको डिफाइन कर लिया कि मैं तेरे को 25 लाख रुपए दूंगा ग्रेचुइटी, मैं तेरे को 15 लाख रुपए दूंगा बोनस, मैं तेरे को 5 साल बाद तेरी जो भी सैलरी होगा उस सैलरी का 20% बोनस दूंगा। That is also defined. Defined benefit plans में final amount of benefit और percentage of benefit is always defined कि मुझे इतना उसको पे करना है। अब वो अमाउंट पे करने के लिए 25 लाख रुपए पे करने के लिए 10 साल बाद 15 साल बाद मुझे कितना आज से ही लेकर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट आई डोंट नो। हो सकता है मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़े, हो सकता है मुझे कम कंट्रीब्यूट करना पड़े। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक आपको समझना पड़ेगा इस पूरे स्टैंडर्ड को समझने के लिए कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं इस टाइप के, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स टाइप के जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, जहां पर हम बेनिफिट पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ग्रेचुइटी हो गया, पीएफ हो गया। ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों, एम्प्लॉयर पहले दिन से ही लायबिलिटी बुक करना शुरू कर लेता है। एक हाथ पे वो लायबिलिटी बुक करना शुरू कर लेता है क्योंकि मुझे आगे चल के उसको पे करना है, और दूसरे हाथ में वो कुछ सेविंग्स करना शुरू कर लेता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देता है। सेविंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स होते हैं इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है लायबिलिटी बनाना, पहले दिन से ही हमें लायबिलिटी बनाते हुए चलना है, हमें प्रोविजन क्रिएट करते हुए चलना है कि आगे चल के हमें अपने एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा, और पहले दिन से ही हमें कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते जाएंगे आगे चल के हमें वो इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करके हम अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे देंगे। आई मेरी बात समझ में? तो इसमें ये चीज होती है, और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से हमें कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स अंडर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में 2 चीजें होती हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट्स। आई मेरी बात समझ में? क्या लिखा है इसमें, आइए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिक्स है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मे नॉट बी फिक्स्ड। जबकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में इसका कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है दोनों का डिफरेंस पूछा जाए। दूसरा, एक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क इज ऑन द एम्प्लॉय, एग्रीड बेनिफिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क इज ऑन द एम्प्लॉय। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी सिर्फ क्या है कि मुझे तो कंट्रीब्यूट करना है, मुझे तो 12% ऑफ द सैलरी देना है, मुझे तो इतना पैसा कंट्रीब्यूट करना है। बाद में जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको पीएफ का पैसा कितना मिलता है वो मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन डिफाइन है। फाइनल बेनिफिट उसको कितना मिलेगा मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है ना।
तो बेसिकली रिस्क किसका होता है? रिस्क होता है एम्प्लॉय का। कल को अगर मान लीजिए जो हमने कंट्रीब्यूट किया उसकी वैल्यू गिर गई, एम्प्लॉय का नुकसान, उसकी वैल्यू बढ़ गई, एम्प्लॉय का फायदा। आई बात समझ में कि नहीं? तो जितने भी रिस्क होते हैं वो सब एम्प्लॉय के होते हैं। जबकि यहां पर क्या होता है? यहां पर हमें एग्रीड बेनिफिट, जितना हमने एज पर एग्रीमेंट बोला है कि हमें आपको बेनिफिट देना है, उतना हमें देना पड़ता है। एक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क इज ऑन द एम्प्लॉयर, और इस वाले केस में यहां पर एम्प्लॉयर का बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयर का रिस्क होता है कि कल को अगर जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि मुझे 25 लाख रुपए तेरे को देना है 10 साल बाद, अब आज से ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने सोचा यार मैं 10 साल तक अगर हर साल 2-2 लाख भी इन्वेस्ट करूंगा तो आराम से इंटरेस्ट मिला के क्यूमुलेटिवली 25 लाख हो जाएगा। 2-2 लाख भी अगर हर साल इन्वेस्ट करूंगा तो कुल मिला के 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो लगभग मान लीजिए 25 लाख रुपए हो जाएगा। मैंने फर्स्ट ईयर 2 लाख किया, सेकंड ईयर 2 लाख किया, थर्ड ईयर में मेरे को समझ में आ गया यार बेटा ये तो दिक्कत हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ नहीं रही, मुझे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। 10 साल बाद समझ में आ गया कि यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो 25 लाख हुए ही नहीं, ये तो 22 लाख रुपए हुए, मुझे 3 लाख रुपए अपनी जेब से और मिलाना पड़ेगा। तो बेसिकली रिस्क किसकी हुई? रिस्क हुई एम्प्लॉयर की, क्योंकि वहां वो बेनिफिट को डिफाइन कर चुका है। आई मेरी बात समझ में? तो बेसिकली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में जो रिस्क होती है वो एम्प्लॉय की होती है, डिफाइंड बेनिफिट में रिस्क जो होती है वो एम्प्लॉयर की होती है। एक्चुअल अजम्पशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, मैं आप बात करूंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली के अजम्पशंस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में रिक्वायर्ड नहीं होते। आपने भी एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट आपने आर्टिकलशिप किया होगा तो पीएफ वगैरह की अकाउंटिंग आपने चेक की होगी, देखी होगी, तो उसमें आपने कभी भी एक्चुअल अकाउंटिंग आपने कभी नहीं देखा होगा, उसमें कोई एक्चुअली के अजम्पशन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मतलब जो पीएफ वगैरह की जो अकाउंटिंग होती है वहां पर एक्चुअली के अजम्पशंस वगैरह नहीं लगते, एक्चुअल अजम्पशंस आर रिक्वायर्ड। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, यहां पर आपको एक्चुअल अजम्पशंस लगते हैं, इसीलिए आपको एक्चुअली को हायर करना पड़ता है, आप मतलब एम्प्लॉयर को, और एक्चुअली की रिपोर्ट लेनी पड़ती है और उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग होती है। इंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज चार्ज टू P&L। यहां पर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में पूरा का पूरा जितना मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, जैसे पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर शेयर ऑफ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा जितना हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया पूरा का पूरा P&L में डालो, क्योंकि वो हर साल डिफाइंड है। जबकि एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। यहां पर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग होगी, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान से देखिएगा, एक बार प्लीज आप इसको पहले देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूं, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं लाइव चैट को इनेबल कर चुका हूं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गिव मी 1 मिनट प्लीज, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मुझे 1 मिनट दीजिए। सर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या है? बेटा अभी तक मैंने बताया ही नहीं क्या है, वो तो मैं बताऊंगा ना। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या है, वो ये है, पॉइंट नंबर 4 और आगे के पॉइंट्स। तो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या है, वो आगे के पॉइंट्स हैं, डोंट वरी, अभी मैं वो चीज डिस्कस करूंगा। ड्यूरेशन ऑफ क्लास पूछ रहे हो बच्चों, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, आप ड्यूरेशन पूछ रहे हो यार।
अप्रॉक्स 2 घंटे लगते हैं, आप ड्यूरेशन पर मत ध्यान दो। आकाश, यस, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बेसिकली देखो आफ्टर 12 मंथ, मतलब आफ्टर 12 मंथ्स और विद इन 12 मंथ में आपका ज्यादा मतलब समझ नहीं पाया। आप अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पूछ रहे हो तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है। बेटा एक्चुअल अजम्पशन का पॉइंट मैं बाद में क्लियर करूंगा देवांश, क्योंकि एक्चुअल अजम्पशन की रिक्वायरमेंट यहां पर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में वैसे भी लगेगी यहां पर, तो मैं उसको अभी आऊंगा एक्चुअल अजम्पशंस में। What can be the different example of other long term? Basically these are customized, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बोनस प्लान अनाउंस कर दिया, मैं आपको कुछ अलाउंसेस दूंगा, कुछ इंसेंटिव्स दूंगा, इट कैन बी एनीथिंग। जब पीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों डिपॉजिट करवाते हैं, तो क्या वो दोनों एटलीस्ट एम्प्लॉय को ही मिलता है क्या? यस, वो दोनों एम्प्लॉय को ही मिलता है ना भाई। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो तो उसका सैलरी का पार्ट होता है, पर जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली। सर ग्रेचुइटी की कैलकुलेशंस में एक्चुअरीज का सर्टिफिकेट तो देते थे बैलेंस एज ऑन लास्ट डेट पर, तो ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन में एक्चुअरीज का सर्टिफिकेट, हाँ तो ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन इज कवर्ड अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट ना। मैंने तो बोला ना कि एक्चुअरी का रिपोर्ट लगता है, सर्टिफिकेट लगता है। क्योंकि पीएफ तो रेट स्पेसिफाई करता है, तो रिस्क कैसे है? रिस्क है ना बेटा, रचित रिस्क है। यहां पर पीएफ का रेट अभी 12% चल रहा है, पीएफ के ऊपर इंटरेस्ट का रेट अभी कम हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना, तो किसको नुकसान हुआ? एम्प्लॉय को नुकसान हुआ। आगे चल के जब सिचुएशन बदल जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो एम्प्लॉय को वापस से फायदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिस्क किसकी है? एम्प्लॉय की, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो रहा है। दिवाली expenses can be recognized as expense or not? Definitely recognized as expense. These are short term. Can PEV be short term in any case? If these are short term, then no need to apply projected unit credit method. पूरा का पूरा अगर वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म हुआ तो आप पीएनएल में डालोगे। बात को समझो, शॉर्ट टर्म अगर कोई भी चीज है तो वो पीएनएल में जाएगी, फिर उसकी बात आगे अपने को करने की जरूरत ही नहीं है। Then you said leave encashment may be long term, then where we will classify it, under DCP or DBP? DBP. Leave encashment, if they are long term, they will be classified under defined benefit plans, because उसमें leave encashment में benefit defined है कि एक छुट्टी का मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, तो तेरी जितनी भी छुट्टी तेरी accumulate हो जाएंगी into 500, तो वो defined benefit है। शुभम महेश्वरी, pension is post employee, but definitely yes. लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज कहां आएगा? अदर लॉन्ग टर्म। बेटा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज भी कहीं ना कहीं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है। एक सेकेंड, अदर लॉन्ग टर्म भी आ सकता है। यस, अदर लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली अदर लॉन्ग टर्म, और वो डिफाइंड बेनिफिट होगा। सर जनरली दीज डीबीपी आर विजिबल इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, है ना? यस, एक्चुअली इन प्रैक्टिकल लाइफ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ये नहीं दिखेगा, आपको ये जनरली लिस्टेड एंटिटीज में ज्यादातर दिखेगा। हालांकि अनलिस्टेड में भी होता है, पर जनरली लिस्टेड एंटिटीज में आपको ये ज्यादातर दिखता है। So basically, except DBP, everything is charged to P&L. Saurav Keshri, yes, everything is charged to P&L except DBP. Now, if you want to ask me, sir, what to do with the DBP, defined benefit, बेटा वो भी जाता P&L में ही है, बट इंटायरली P&L में ऐसे नहीं जाता, उसकी एक कैलकुलेशंस होती है, वो कैलकुलेशन के बेसिस पर P&L में जाता वो भी P&L में। कोई भी ऐसे एक्सपेंस बिना P&L के आप कहीं कहाँ ले जाओगे? ऑब्वियसली P&L में लेके जाओगे, बट उसका एक तरीका होता है, डायरेक्टली P&L में चार्ज नहीं होगा वो। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ लीव्स को एक्सप्लेन करो। मैं डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ऑफ लीव्स इन दिस सेशन एट लास्ट ओनली। देवांश, यस, सारे के सारे शॉर्ट टर्म कंसीडर करेंगे। चलिए अब मैं डिसेबल कर रहा हूं लाइव चैट को।
आइए बेटा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड क्या होता है, मैंने बताया ही नहीं। किसी ने बोला सर ये एक्चुअल अजम्पशंस बता दीजिए फिर से एक बार, मैंने बोला वो तो मैं अभी बताऊंगा ना आगे क्या होगा। ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं अकाउंटिंग फॉर डीबीपी। डीबीपी मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और ये अकाउंटिंग किसके बेसिस पर है? ये अकाउंटिंग है प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, यूनिट क्रेडिट मेथड। हम ये प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ये प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड ही पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर डीबीपी पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डीबीपी में डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में दो चीजें होती हैं। एक तो हमें जो एम्प्लॉय को बेनिफिट देना है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, उसकी लायबिलिटी बनाना, प्रोविजन बनाना थोड़ा 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 आज से ही शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि हमें आगे चल के पे करना है ये हम जानते हैं, तो आज से ही हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ेंगे, आज ही से लेकर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। कौन से दो तरीके होते हैं? या तो मैं एक थर्ड पार्टी को हायर करूं, मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा वो प्लान कर लेगी, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट की, कि मैं अगर अपने एम्प्लॉइज को कुछ बेनिफिट देना चाहता हूं आगे चल के, ग्रेचुइटी वगैरह के, तो मैं LIC को हर साल प्रीमियम पे करूंगा। LIC का काम है वो पैसा मेरा कहां लगाता है, कैसे लगाता है, जिस टाइम पे मेरा एम्प्लॉय रिटायर होगा मैं उस टाइम पे LIC से पेमेंट ले लूंगा उतने के बराबर का, और मैं उसको पे कर दूंगा। बाकी इंप्लॉइज के लिए मैं प्रीमियम पे करता रहूंगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर किसी LIC जैसे किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लिया। कुछ कंपनीज जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है, जैसे टाटा, रिलायंस, ये लोग अपना खुद का ट्रस्ट डेवलप करते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी को हायर नहीं करते, खुद का ट्रस्ट बनाते हैं, और उस ट्रस्ट का काम होता है कि सारे ग्रुप कंपनीज का कंट्रीब्यूशन लेके, इन्वेस्टमेंट का पैसा लेके हर साल उसका पोर्टफोलियो बना के उसको इन्वेस्ट करना। उसका पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, वो पूरा देखेगा कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हम कहां इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, राइट। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ट्रस्ट बनाना और ये सब करने में कोई मतलब नहीं है, इनको एक्सपर्टाइज नहीं होती, तो वो सीधा सीधा किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं। LIC को हायर कर लिया, कोटक सिक्योरिटीज को हायर कर लिया, इंडिया बुल्स को हायर कर लिया, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली वो जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसको बोलते हैं असेट। तो यहां पर दो चीजें हैं, पहला डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब ये एक लायबिलिटी। सर ये क्या है? ये एक तरीके से आपका प्रोविजन है, ये एक तरीके से आपका प्रोविजन है। सर प्रोविजन है मतलब जो आप अपने एम्प्लॉय को आगे चल के देने वाले हो, तो आज से ही आप एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। दूसरा प्लान एसेट्स, प्लान एसेट्स मतलब ये एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है, जो हर साल आप पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे। सर इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब मेरा एम्प्लॉय रिटायर होगा उस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट्स को बेचूंगा, सारे के सारे नहीं, जितने मेरे एम्प्लॉय रिटायर हुए उतने के प्रोपोर्शन में मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा, पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है। तो दो चीजें क्रिएट करते हैं, एक लायबिलिटी और एक असेट। लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं DBO, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, DBO डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये एक तरीके से प्रोविजन होता है। आप इसको बोल सकते हो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब ध्यान रखना लॉन्ग टर्म प्रोविजन शेड्यूल 3 में कहां जाता है आपको पता होना चाहिए। ये लायबिलिटी किसके थ्रू बनती है? ये लायबिलिटी को जनरेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, पहला करंट सर्विस कॉस्ट CSC, और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट। ये लायबिलिटी बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि ये करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता है। करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, ये दो तरीके से दो चीजें हमें चाहिए, इससे से हमारी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। अच्छा, हमारी असेट कैसे बनेगी? सिंपल सी बात है, जितना भी हम हर साल कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा, तो थ्रू कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर मेरी असेट कैसे डेवलप होती जाएगी? जितना जितना मैं कंट्रीब्यूट करता जाऊंगा, और उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना जितना मेरा इनकम अक्रू होता जाएगा, वो भी तो री इन्वेस्ट होता जाएगा।
तो फाइनेंस इनकम ऑन अबव कंट्रीब्यूशन, मेरे असेट, मेरे इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ेंगे? ऑब्वियसली जितना जितना मैं कंट्रीब्यूट करूंगा वो प्लस उसमें जो इनकम का पोर्शन एक्रू होता जाएगा, उससे मेरे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो अल्टीमेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा दिमाग में एक सिंपल सी चीज लाओ कि आपकी लायबिलिटी कैसे बनेगी। लायबिलिटी बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट। आपकी एसेट कैसे बनेगी? एसेट ऑब्वियसली आपको आप जो भी कंट्रीब्यूशन करोगे उससे, और कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो आपको इनकम अर्न होगी वो आपको मिले कैश में नहीं मिलेगी, वो उसी में री इन्वेस्ट होती जाएगी, तो आपका वो प्लान एसेट बनता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं अपन, ये तो हो गया, ये अभी अकाउंटिंग शुरू हुई है, अभी अकाउंटिंग शुरू हुई है कि एक लायबिलिटी बनानी है, एक एसेट बनानी है। अब हमें समझना है इंपॉर्टेंटली कि लायबिलिटी कैसे बनेगी, सीएससी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सबसे हमें देखना पड़ेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कैलकुलेट द फॉलोइंग आइटम्स, ये सारे आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला CSC, करंट सर्विस कॉस्ट। ये करंट सर्विस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, अगर हो सके तो ये एग्जांपल आप जरूर नोट करिएगा। मान लीजिए मैंने डिफाइंड बेनिफिट प्लान, एम्प्लॉय को दिए जाने वाले प्लान, मैंने बोला कि आई विल पे 50 lakhs ऑन रिटायरमेंट। मैं 50 लाख रुपीस पे करूंगा रिटायरमेंट पर। एवरेज पीरियड रिमेनिंग टिल रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में कितना समय बचा है? मान लीजिए 10 साल, 10 ईयर्स। रिटायरमेंट में कितना टाइम बचा है? 10 ईयर्स। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऐसे 10। मैं क्या करूंगा, मैं इस 50 लाख को 10 से डिवाइड कर लूंगा, 50 लाख को 10 से डिफाइन कर लूंगा, मतलब मैं एनुअल बेनिफिट निकाल रहा हूं विदाउट डिस्काउंटिंग। तो मैं बोलूंगा 5 लाख 5 लाख 5 लाख, हर साल के 5 लाख होंगे 10 ईयर्स तक, ठीक है ना, हर साल के 5 लाख होंगे 10 ईयर्स तक। ये हो गया एनुअल बेनिफिट, ये हो गया एनुअल बेनिफिट। अब होगा क्या, ये जितनी भी बेटा वर्किंग हम कर रहे हैं ना, ये वर्किंग कौन करता है? क्या ये वर्किंग सीए करता है कंपनी का? नो। क्या ये वर्किंग कंपनी खुद करती है? नो। ये वर्किंग कौन करेगा? ये वर्किंग करेगा एक्चुअरी। ये एक्चुअरी का काम है जो आपसे इनपुट लेगा, आपसे मतलब एम्प्लॉयर से, कि बताइए आपके टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं जिनके लिए आपने बेनिफिट प्लान किया है, आपने क्या बेनिफिट दिया है उनको, कितना दोगे, आपके एम्प्लॉयज की एज बताइए सारे, आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बताइए अगर बेनिफिट इज बेस्ड ऑन द सैलरी। ये सारे आपसे इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद वो इन्फ्लेशन रेट कंसीडर करेगा, दैट इन्फ्लेशन रेट डेफिनेटली कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग रेट। वो एक डिस्काउंटिंग रेट अज्यूम करेगा। वो आपको ये बताएगा कि हर साल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ये पे करने के लिए आप इन्वेस्ट कितना करो, आप कंट्रीब्यूट कितना करो प्लान एसेट्स में, वो आपको बताएगा। और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाए जाने वाली इनकम का भी रेट अज्यूम करेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको आपका पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है कि आप कुछ कुछ पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करोगे, तो एक्चुअली आपको अज्यूम करके देगा कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का ROI कितना है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है ना, रिटर्न ऑन इनकम कितना है, तो वो आपको अज्यूम करके देगा। दीज आर नोन एज एक्चुरियल अजम्पशंस। तो जो ये असेट और लायबिलिटी की बात चल रही थी ना, ये असेट एंड लायबिलिटी एक्चुअली आपको निकाल के देगा, अकाउंटिंग आप खुद करोगे उसकी एक्चुअली की रिपोर्ट के बेसिस पर। और जब वो आपको ये निकाल के देगा तो उसके लिए एक्चुअली कुछ अजम्पशंस लेगा,
डिस्काउंटिंग रेट क्या है, सैलरी आगे इन्फ्लेट किस रेट पर करेगी, ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हुए हैं पोर्टफोलियो का उसका मिनिमम आरओआई क्या है, इन सब के बेसिस पर वो आपको कैलकुलेट करके देगा। दीज आर नोन एज एक्चुअल अजम्पशंस। अब करना क्या है, एक्चुअली का एक पहला अजम्पशन होगा डिस्काउंटिंग रेट। क्या होगा, डिस्काउंटिंग रेट। तो हमें क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे टोटल मिला के 50 लाख रुपए आज से 10 साल बाद देने। तो क्या ये 50 लाख रुपए करंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? ये फ्यूचर वैल्यू है, करंट वैल्यू नहीं है। 50 लाख रुपए मुझे 10 साल बाद देने, 50 लाख रुपए मुझे 10 साल बाद देने। अगर मैं आपको बोलूं कि तू मुझे आज एक्स अमाउंट पे कर, मैं तेरे को 10 साल बाद 50 लाख रुपए दूंगा, तो ऑब्वियसली वो जो एक्स अमाउंट होगा वो 50 लाख से कम होगा, क्योंकि मैं तुझे 10 साल में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करते 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 रीपे कर दूंगा। तो ऑब्वियसली 50 लाख इज द फ्यूचर वैल्यू, तो आज की वैल्यू कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। यहां पर हमें डिस्काउंट रेट होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इससे आप इनटू करोगे, जैसे 0.909, 0.826 वगैरह। अब जो ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आप उल्टा चलाओगे। उल्टा चलाओगे मतलब मान लीजिए आपका डिस्काउंटिंग रेट 10% है, तो अब यहां चलाओगे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, ऐसे करके आप उल्टा चलाओगे। अब आप मुझसे पूछोगे सर उल्टा क्यों चलाना है? क्योंकि मैं 10 साल बाद आपको 50 लाख रुपए दूंगा, हर साल मैंने 5 मान लिए। जो 10वें साल का जो 5 लाख होगा, मान लो आप 10th ईयर पे खड़े हो, यू आर एट 10th ईयर, तो जो आप 10th ईयर पे 5 लाख बोल रहे हो कि मुझे 5 लाख देने हैं, तो आप बोलोगे ओके। 10th ईयर के बिगनिंग में आप बोल रहे हो कि मुझे 5 लाख देने हैं, और 10th ईयर के एंड में तो आप दे ही दोगे, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर 1 ईयर की डिस्काउंटिंग होगी। 9th ईयर के बिगनिंग में आप खड़े होके बोल रहे हो कि मुझे 2 साल बाद 5 लाख देने, 9th ईयर के बिगनिंग में खड़े होके बोल रहे हो कि मुझे 2 साल बाद 5 लाख देने, तो कहीं ना कहीं इस पे 2 साल की डिस्काउंटिंग होगी। फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में खड़े होके तुम बोल रहे हो कि मुझे 10 साल बाद 5 लाख रुपए देने, 5 लाख, मुझे 10 साल बाद 5 लाख रुपए देने, तो कहीं ना कहीं 10 साल की डिस्काउंटिंग होगी। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में खड़े होके तुम बोल रहे हो मुझे 9 साल बाद 5 लाख देने, ये वाले 5 लाख, तो 9 साल की डिस्काउंटिंग होगी, इसलिए डिस्काउंटिंग उल्टा करते हैं। अब जैसे ही तुम इसकी डिस्काउंटिंग करोगे, जैसे मान लो 5 लाख को तुमने 9.909 से इंटू किया, तो 5 लाख इंटू 0.909, ये आ गया 4,54,500। दिस इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट। ये जो टोटल आया, ये जो हर साल का अमाउंट आया, दिस इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट मतलब जो भी आपका एनुअल जो आपका बेनिफिट है, जो आपने एनुअल बांटा है, उसको इनटू आपने किया डिस्काउंटिंग रेट से, ये आपका आ गया करंट सर्विस कॉस्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय करंट सर्विस कॉस्ट? करंट सर्विस कॉस्ट मतलब तू आज मुझे, जैसे मैं मान लीजिए सपोज यहां पर कोई भी मैं रेट उठा के देख लेता हूं, 0.309, 5 लाख इंटू 0.309, मैंने यहां पर किया करंट सर्विस कॉस्ट 1,54,500। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो इसको। मैं ये कह रहा हूं कि पहले साल में मुझे मेरे एम्प्लॉय ने 1,54,500 की सर्विसेज मुझे दे दी, मुझे 1,54,000 का सर्विस दिया, कहीं ना कहीं मुझे अपने एम्प्लॉय को 1,54,500 का बेनिफिट दे देना चाहिए, पर मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि मैं तेरे को आज नहीं दूंगा, ये 1,54,500 मैं तेरे को 10 साल बाद दूंगा। तो कहीं ना कहीं इस 154 के ऊपर 10%, 10%, 10%, 10%, 10 बार बढ़ते 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 ये कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। मान लीजिए ये हुआ 356, तो 0.356 इंटू 5 लाख। अगला साल ये आया 1,78,000। सेकेंड ईयर में 1,78,000 क्या बोल रहा हूं? ये बोल रहा हूं कि ये करंट सर्विस कॉस्ट है, मतलब करंटली सेकेंड ईयर में मुझे मेरे एम्प्लॉय ने 1,78,000 का बेनिफिट दिया है। कायदे से मुझे 1,78,000 आज सेकेंड ईयर में उसको पे कर देना चाहिए, पर मैं उसको 178 आज पे नहीं करूंगा, मैं उसको 9 ईयर्स बाद पे करूंगा। जब मैं बाद में पे करूंगा तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी? वो 5 लाख रुपए हो जाएगी, बढ़ते 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 बढ़ते। तो दिस इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट। टेक्निकली मैं कर क्या रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि कुल मिला के मुझे 50 लाख रुपए देने हैं अपने एम्प्लॉय को 10 साल बाद। तो क्या ये 50 लाख का खर्चा पूरा का पूरा 10th ईयर का है? द आंसर इज नो।
50 लाख का खर्चा पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का है? द आंसर इज नो। बेसिकली 50 लाख का खर्चा जो है वो पूरे 10 साल का थोड़ा थोड़ा अपोर्शन है। दिस 50 लाख बेनिफिट इज टू बी अपोर्शन इन द नंबर ऑफ ईयर्स, इन द टर्म्स ऑफ इन द पीरियड ऑफ सर्विस। जितनी भी मैंने पीरियड ऑफ सर्विस यहां पर मानी है, 4 साल, 10 साल, 15 साल, मुझे ओवरऑल इसमें डिवाइड करना है। और जो ये 50 लाख है, ध्यान से सोचिएगा, 50 लाख जो है इट इज द फेयर वैल्यू, इट इज द फ्यूचर वैल्यू। अगर ये फ्यूचर वैल्यू है तो इस 50 लाख में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल होगा। लॉजिकली सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, मेच्योरिटी लेवल थोड़ा होना चाहिए। 50 लाख रुपए अगर फ्यूचर वैल्यू है तो उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग कि सिंस 50 लाख में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है, तो जो प्रिंसिपल का पोर्शन है वो मुझे अलग दिखाना है और इंटरेस्ट का पोर्शन अलग दिखाना है। जो प्रिंसिपल का पोर्शन है उसी को हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। अब वो प्रिंसिपल का पोर्शन हर साल कितना कितना है उसकी मैंने डिस्काउंटिंग कर ली, तो ये मुझे प्रिंसिपल का पोर्शन मिल गया। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जब तुम सारे के सारे करंट सर्विस कॉस्ट का सम करोगे ना टोटल, तो वो 50 लाख नहीं होगा, वो 35 लाख 40 लाख समथिंग कुछ होगा। बाकी जो रिमेनिंग डिफरेंस आ रहा है वो हर साल का इंटरेस्ट अपोर्शन करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, बट कहीं ना कहीं हमें लिमिटेशंस रखनी पड़ेंगी। ये एक रिवीजन सेशन है, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके नहीं बता सकता, आपको एक अप्रोच बता दिया कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। करंट सर्विस कॉस्ट, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड एनुअल बेनिफिट्स। एनुअल 5 लाख रुपए, 50 लाख को आपने डिवाइड किया नंबर ऑफ ईयर्स में, तो वो एनुअल बेनिफिट्स हो गए। एनुअल बेनिफिट्स का आपने डिस्काउंटिंग किया, वो हो गया आपका करंट सर्विस कॉस्ट। यू कैन से एनुअल बेनिफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये हो गया आपका करंट सर्विस कॉस्ट। बेसिकली दिस इज नथिंग, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। आईसी, इंटरेस्ट कॉस्ट। अब प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट भी तो लगेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बोला कि टेक्निकली आई शुड पे 1,54,500 immediately to you in the first year, but I am not paying you now. I will pay you after 10 years. अब तुम बोलोगे सर अगर आप मुझे 10 साल बाद दोगे ये, तो मुझे इस पे 10 साल का इंटरेस्ट भी चाहिए। तो बेसिकली इसके ऊपर निकलता जाएगा 10-10 साल का इंटरेस्ट, इस पे 9 ईयर का इंटरेस्ट, 8 ईयर्स का इंटरेस्ट, 7 ईयर्स का इंटरेस्ट, 6 ईयर का इंटरेस्ट। सो टेक्निकली हर साल क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। कैलकुलेटेड ऑन डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी यूजिंग सेम डिस्काउंटिंग रेट ऑफ सीएससी। आप डिस्काउंटिंग रेट वही यूज करोगे 10% जो आपने सीएससी में यूज किया था, उसी के बेसिस पर आप हर साल का इंटरेस्ट निकालोगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है? बेसिकली क्या होगा सुनिए, फर्स्ट ईयर में मैं एंट्री करूंगा करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ लायबिलिटी। याद करो मैंने बोला था कि एक लायबिलिटी बनती है एक एसेट बनती है। मैंने इसकी एंट्री कर दी 154,500, 154,500। ये मैंने फर्स्ट ईयर में एंट्री कर दी, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। आई मेरी बात समझ में? अब इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा जितना भी लायबिलिटी का पोर्शन होगा उस पे। हर साल के एंड में जो भी आपकी डीबीओ लायबिलिटी होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। देखो वही लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड ऑन डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी यूजिंग सेम डिस्काउंटिंग रेट। तो ईयर एंड पे आप क्या करोगे, जो भी आपकी लायबिलिटी है उसका 10% इंटरेस्ट लगाओगे। तो उस इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ लायबिलिटी। जैसे ही आप इंटरेस्ट लगाओगे आपकी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। मतलब आपकी लायबिलिटी दो कारणों से बढ़ रही है, एक तो करंट सर्विस कॉस्ट, एक इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अल्टीमेटली आप इस तरीके से करोगे, कितना 15450, 15450, 1,54,500 का 10%, तो आपने ये कर दिया। तो बेसिकली सीएससी एंड आईसी आर योर एक्सपेंसेस। इसको कहां डालोगे, इसको तुम पीएनएल में ले जाओगे, इसको तुम पीएनएल में ले जाओगे। बेसिकली करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट तुम्हारा पीएनएल में जाएगा और तुम्हारे बैलेंस शीट में डीबीओ लायबिलिटी के नाम से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी खड़ी होती जाएगी हर साल।
आई होप आपको थोड़ा सा ये इमेजिनेशन आप कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट करंट सर्विस कॉस्ट, दिस इज सेकंड इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर अभी तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। सर इन केस डिस्काउंट रेट चेंज इन एनी ईयर सीएससी विल बी रिवाइज। ऑब्वियसली डिस्काउंट रेट तो हर साल चेंज होगा ही होगा। डिस्काउंट रेट विल डेफिनेटली बी चेंज्ड। एक्चुअल अजम्पशंस यही तो होते हैं, अजम्पशंस। डिस्काउंटिंग रेट हर साल चेंज होता है एक्चुअली। तो जब हर साल डिस्काउंटिंग रेट चेंज होता है तो हम रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, वो हमें एक्चुअली करके देता है। सर रिवर्स डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट आज समझ आया है। ओके सर, वाई CA कांट गिवन दिस सर्विस एंड एक्चुअली ओनली बिकॉज एक बात बताओ, कोई और ऑडिटिंग सर्विस दे सकता है क्या? सिर्फ CA दे सकता है ना। ऑडिट कौन कर सकता है? CA। वैसे ही एक्चुअल सर्विस कौन दे सकता है? एक्चुअली। बिकॉज हमने वो पढ़ाई नहीं की है, हमारे करिकुलम में वो चीजें सिखाई नहीं गई हमें। अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए तो ऑलवेज DCP हो जाएगा, एंड अगर खुद से मानेंगे करेंगे तो DVP। नो, दिस इज नॉट द वे। रवि केडिया, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्काउंटिंग रेट ऊपर से लेंगे तो भी आंसर तो सेम ही रहेगा। पागल आदमी, बिल्कुल सेम नहीं रहेगा। अगर आप ऊपर से लोगे तो आप इसको करोगे 5 लाख को 0.909, तो फर्स्ट ईयर में आपका जो CSC होगा वो होगा 5 लाख इंटू 0.909, मतलब होगा 4,54,000। तो पहले साल आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 454 के ऊपर, जबकि पहले साल मेरा आंसर कितना आ रहा है? 154। अब आप बोलोगे सर मैं इन टोटलिटी बोल रहा हूं सेम रहेगा। वो तो फिर तू कुछ भी कर ले सेम रहेगा। हम हर साल के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, नालायक। टेंथ ईयर के एंड में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 लेंगे या 0.909, दैट डिपेंड्स कि 10th ईयर का बिगिनिंग में मुझे रीपे करना है कि 10th ईयर के एंड में रीपे करना है। अगर एंड में है तो इंटू 1 करेंगे, अगर 10th का बिगिनिंग है तो इंटू 0.909 करेंगे, दैट डिपेंड्स। अब वो आप IPCC में सीख चुके हो, आई होप। P&L में जाएंगे, यस, CSC एंड इंटरेस्ट बोथ विल गो टू P&L। सर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट 154,500 प्लस 154050 प्लस 178 पे लगेगा निहारिका। यस यस, ऐसा होगा। यू कैन से कुछ ऐसा बनाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। मैं आपको 2 साल का करके बता रहा हूं। ओपनिंग नील, करंट सर्विस कॉस्ट 154,500। मान लो मैं ये, चलो यहीं पर कर लेते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट 1,545। मैं मान के चल रहा हूं इन द बिगिनिंग, अमाउंट इज पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर मैं इसको एट द एंड बोलूं तो इंटरेस्ट अभी लगेगा ही नहीं, इंटरेस्ट अगले साल लगेगा, क्योंकि ये एट द एंड अगर पेबल हो गए तो 1 साल बाद इंटरेस्ट लगेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं बिगिनिंग में मान के चल रहा हूं, तो आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितनी हो गई? ये हो गई 154,500 प्लस 154,50, ये हो गया 169,950। अगले साल 169,950, फिर 178, तो ये टोटल इस पे लगेगा 1,000,000
टोटल लगेगा 347 के ऊपर 10%, 34795, क्या लगेगा 382745। सेकेंड ईयर की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट 178, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 34795 टू DBO ऑब्लिगेशन। $212,795, ये आपका इस तरीके से रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कुछ बच्चे बाद में मुझसे डाउट पूछेंगे, बोलेंगे सर क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए उसमें तो सर पहले साल इंटरेस्ट निकाला ही नहीं। इसलिए क्योंकि मैं यहां पर मान रहा हूं बिगिनिंग में पेबल है, क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वहां एंड में पेबल होगा, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं, एंड में पेबल होगा। आई मेरी बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, मैंने बिगिनिंग माना है, ईयर के बिगिनिंग में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपकी सेकेंड ईयर में बन गई, फर्स्ट ईयर में आपने 169 बनाई थी। टोटल 382,745। ऐसे करते 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 आपके 10th ईयर पे आपका कितना हो जाएगा? 50 lakhs। ये जो हो जाएगा ना, ये 50 lakhs हो जाएगा और आप 50 lakhs पे कर दोगे सिंपली। रचित मोदी, जब डिस्काउंट रेट चेंज होगा तो कैलकुलेशन बताऊंगा, रुक जाओ। उसको एक्चुअल अजम्पशंस चेंजेस बोलते हैं, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। विश्वास है ना? बार बार ऐसे मत बोलो कि सर, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को जल्दबाजी बहुत है, मेरे पे विश्वास शायद नहीं है, मैं सब कुछ करवा रहा हूं, तो बस मेरे पे विश्वास रखो। कुछ स्टूडेंट सर अभी बता दो, अभी बता दो, अभी नहीं बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ठीक है? मुझे लगता है लाइव चैट को डिसेबल कर लेता हूं। कुछ बच्चों को जल्दबाजी बहुत है कि सर ये बता दो, सर वो बता दो। एक अप्रोच होती है पढ़ाने की, है ना? एक टीचिंग अप्रोच होती है, मुझे वो अप्रोच फॉलो करने दीजिए, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। चलो, ये दो चीजें हो गई, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। सर ये क्या है? फाइनेंस इनकम ऑन प्लान एसेट। हाँ, इसके लिए भी एक्चुअली अजम्पशन होगा। मैंने आपको बोला था पूरे पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो समझते होगे आपने, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाया है, तो पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक्चुअली क्या करता है, एक फाइनेंस इनकम का एक आरओआई अज्यूम करता है कि हर साल ऑन एन एवरेज हमें कितनी इनकम हो रही है हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर, हमारे प्लान एसेट्स पर, ठीक है ना? ये जो मैंने यहां पर अपने चार्ट में बताया है, ये सिस्टम आजकल आईसीएआई फॉलो नहीं कर रहा है। आईसीआई बहुत ही सिंपल फॉलो कर रहा है। मैंने ये जो बताया है, मैंने जो चार्ट में बताया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको आईसीआई वाला पहले बता दूंगा, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट एक्चुअली आपको एक रिटर्न का परसेंटेज देगा, फॉर एग्जाम्पल 12%, फॉर एग्जाम्पल 12%, आरओआई इज 12%। आपको उसने फर्स्ट ईयर का बता दिया 12% आरओआई है, वो आपको आरओआई के बेसिस पर 12% के बेसिस पर, और जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है प्लान एसेट्स में उसके बेसिस पर, वो आपको करंट ईयर का इनकम का वैल्यू निकाल के देगा कि इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए हैं उस पे आपको कितनी इनकम बुक करनी चाहिए। अब पहले मेरी बात समझो, जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे प्लान असेट्स डेबिट टू बैंक। बेसिकली कंट्रीब्यूशन इज नथिंग, इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। आई मेरी बात समझ में? ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? हमें जो आरओआई दिया जाएगा 12% हो सकता है, 13% हो सकता है, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ये भी हर साल चेंज हो सकता है, ये भी हर साल चेंज हो सकता है, ठीक है? ठीक है? अच्छा, नाउ व्हाट टू डू?
आईसीएआई हमेशा अज्यूम करके चलता है, आईसीआई हमेशा अज्यूम करके चलता है जो भी कंट्रीब्यूशन हम करेंगे वो हम ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर करेंगे, ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर करेंगे। जो भी हम कंट्रीब्यूशन करेंगे ये हमारा अजम्पशन रहता है, अजम्पशन बाय आईसीएआई। हमेशा हमारा अजम्पशन रहेगा कि हम जब भी कंट्रीब्यूशन करेंगे बिगिनिंग में करेंगे, ईयर के बिगिनिंग में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ईयर के बिगिनिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो जो मेरा आरओआई 12% है वो पूरा का पूरा 12 महीने के लिए अप्लाई होगा। पर अगर मान लीजिए मेरा कंट्रीब्यूशन जुलाई में हो रहा है तो आरओआई को मैं 9 महीने के लिए अप्लाई करूंगा, सितंबर में हो रहा है तो 6-7 महीने के लिए करूंगा, दिसंबर में हो रहा है तो 4 महीने के लिए करूंगा, दैट डिपेंड्स। हमेशा आईसीआई मान के चलता है कि हम कंट्रीब्यूशन हमेशा ईयर के बिगिनिंग में करेंगे ताकि पूरा का पूरा साल भर का आरओआई अप्लाई कर सकें। ठीक है, मान लीजिए हमने जो ये स्कीम बनाई थी अपने 100 एम्प्लॉइज के लिए स्कीम बनाई थी। कुछ एम्प्लॉइज की एज 30 इयर्स है, कुछ एम्प्लॉइज की एज 40 इयर्स है, कुछ एम्प्लॉइज की एज 50 इयर्स है, कुछ एम्प्लॉइज की एज 55 इयर्स है, और हमने बोला था कि 60th ईयर के बाद हम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे। अब मान लीजिए 5 साल बाद एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया क्योंकि उसकी एज 55 इयर्स थी 5 साल पहले जब हमने ये एम्प्लॉय स्कीम अनाउंस की थी। 5 साल बाद वो रिटायर हो गया। अब जब 5 साल बाद वो रिटायर हो गया तो हमें उसको पे करना पड़ेगा ना। तो पे करने के लिए मुझे किसको बेचना पड़ेगा? अपने प्लान एसेट को। क्या मैं अपने सारे के सारे प्लान एसेट बेचूंगा? नहीं, मैंने जो पूरे के पूरे प्लान एसेट बनाए हैं वो तो 100 एम्प्लॉइज के हिसाब से बनाए हैं। हो सकता है और ज्यादा एम्प्लॉइज बीच में नए नए आए हों तो उनके लिए बनाया हो, पर जा कौन रहा है? सिर्फ एक एम्प्लॉय। तो मुझे थोड़ा सा टुकड़ा इस प्लान एसेट का, थोड़ा सा हिस्सा मुझे बेचना है क्योंकि मुझे अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट पे करना है। तो व्हेन वी पे बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, plan asset should be sold proportionately। हम प्लान एसेट को बेचेंगे। एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट, ये एंट्री करेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब इसमें 2 बातें समझना है आपको। पहला, आईसीआई यहां भी मान के चलता है कि जब भी हम प्लान एसेट बेचेंगे वो ईयर के बिगिनिंग में ही बेचेंगे, ईयर के बिगिनिंग में। अज्यूमिंग सोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, अज्यूमिंग सोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ईयर के बिगिनिंग में ही बेचेंगे। इसका मतलब अगर मैं प्लान एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो बिगिनिंग में कर रहा हूं, अगर मैं प्लान एसेट को बेच रहा हूं तो बिगिनिंग में बेच रहा हूं। आई बात समझ में? ताकि मैं पूरे साल भर का आरओआई अप्लाई कर सकूं 12% पूरे 12 महीने का, झंझट ना हो कि 6 महीने 8 महीने। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैं हर महीने महीने कर रहा हूं, और मैं प्लान एसेट हो सकता है मैंने पूरे साल भर में 3-4 बार अलग अलग डेट पर बेचा। तो उसके लिए एक्चुअली एक एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग ही, एक्सेल शीट में आप वर्किंग कर पाओगे, आप ऐसे कैलकुलेटर पे वर्किंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये काम एक्चुअरी का होता है। इसके लिए सेपरेट एक्सपर्ट्स होना जरूरी है। ये हम नहीं कर सकते इतना आसानी से जब तक हम सीख नहीं जाते। समझ गए? इसीलिए हम एक अजम्पशन लेते हैं। आईसीआई भी जानता है कि हम बच्चों से हो नहीं पाएगा अगर अलग अलग डेट्स दे दी गई तो इसलिए आईसीआई हमें बिगिनिंग का अजम्पशन दे देता है। दूसरा, आपके मन में आया होगा कि जब हमने सर प्लान एसेट बेचा होगा तो सर हमें कुछ प्रॉफिट और लॉस भी तो हुआ होगा, वो क्यों नहीं दिखाया आपने? यस, जो प्रॉफिट लॉस होता है आप उसको बोल सकते हो कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस। और जो प्लान एसेट के ऊपर आपको हर साल इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम, वो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है। एक्चुअली क्या है, जो ये आरओआई
एक्चुअली ने अज्यूम किया ना 12% का. दिस 12% इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, मतलब रेगुलर इनकम, एज वेल एज कैपिटल गेन अगर आगे चल के बेचा जाएगा तो. दिस मीन्स दिस 12% इज नॉट ओनली द रेगुलर इनकम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कैपिटल गेन ऑल्सो. सो टेक्निकली हम यहां पर कोई प्रॉफिट लॉस अलग से बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 12% में ऑलरेडी वो कैपिटल गेन शामिल है. तो हम जब 12% का कैलकुलेशन करके उसकी एंट्री दिखाएंगे इनकम की, तो उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा. इसीलिए हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं कर रहे. ठीक है. अच्छा, अब क्या लिखा है? इफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड एंड बेनिफिट्स आर पेड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, देन टेक एनुअल रेट. अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हो हर साल और बेनिफिट्स जब आप निकाल रहे हो प्लान एसेट में से हर साल एनुअली कर रहे हो, ठीक है ना, एट द बिगिनिंग कर रहे हो या फिर एंड में कर रहे हो, तो जो रेट है आरओआई वो आपको एनुअल रेट लेना है. आईसीआई इसी को फॉलो करता है. आईसीआई इसको फॉलो नहीं करता है. आईसीआई इसको फॉलो नहीं करता है. इसको आईसीआई ओल्ड सिलेबस में फॉलो करता था कि मिड ऑफ द ईयर में हम कंट्रीब्यूशन करेंगे और मिड ऑफ द ईयर में हम अपने प्लान एसेट को बेचेंगे ताकि हम बेनिफिट्स पे कर सकें. तो आईसीआई इसको मिड ऑफ द ईयर में मतलब ओल्ड सिलेबस में फॉलो करता था. मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अब मतलब ही नहीं है, इसको समझाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ऐसा आता ही नहीं है. ठीक है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं प्लान एसेट का. आपको क्या करना है, प्लान एसेट का हर साल आपको अकाउंट बनाना है. मान लीजिए फर्स्ट ईयर हुआ, आपने मान लीजिए बोला कि मैं तो हर साल के बिगिनिंग में कंट्रीब्यूशन करूंगा. तो आपने बिगिनिंग में कंट्रीब्यूशन किया, तो आपने एंट्री किया टू बैंक, मान लीजिए 1 लाख रुपीस. आपका आरओआई है 12%. ठीक है ना, आपका आरओआई कितना है? 12%. करंट ईयर में आपने कुछ भी प्लान एसेट को बेचा नहीं, तो एंड में आप क्या लगाओगे? टू फाइनेंस इनकम 12%, मान लीजिए 12,000. तो आपका बाय बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,12,000. अगले साल सेकेंड ईयर में बिगिनिंग टू बैलेंस 1,12,000. अब हुआ क्या कि आपने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किया. मान लीजिए इस बार आपने कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया 1,50,000 का, क्योंकि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है. और आपने इस बार अपनी प्लान एसेट को बेचा भी है बाय बैंक, वो भी आपने बिगिनिंग में बेचा. मान लीजिए आपने ज्यादा नहीं बेचा, आपने 15,000 के आसपास बेचा. अब आप प्लस करोगे 112 प्लस 150 माइनस 15,000, तो ये था 247. जब आप फाइनेंस इनकम बुक करोगे, फाइनेंस इनकम 12%, तो 247 का 12% मतलब 29,640 बुक करोगे. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस. समझ आई बारी बात की नहीं? यहां आपका बाय बैलेंस हो जाएगा 276,640. अब आप मुझसे पूछोगे सर फाइनेंस इनकम की एंट्री क्या होती है, तो मैं बोलूंगा सर फाइनेंस इनकम की एंट्री होती है प्लान असेट्स डेबिट टू फाइनेंस इनकम, और ये आपका जाएगा P&L में सिंपली. तो इस तरीके से आप अपनी प्लान एसेट को बनाते हो. अजम्पशन क्या है हमारा कि हम जो भी प्लान एसेट में हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें से अगर कुछ निकालेंगे तो वो बिगिनिंग में निकालेंगे, ताकि हम इंटरेस्ट पूरे साल भर का लगा सके बैलेंसिंग फिगर पे. ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, सर इफ डीबीपी इज 20 लाख आफ्टर 10 ईयर्स, सो इफ माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 30 लाख आफ्टर 10 ईयर्स, सो मैं एम्प्लॉई को 20 लाख ही दूंगा कि 30 लाख? बेटा मैं 20 लाख दूंगा, बिकॉज डीपीपी इज 20 लाख. मेरा जो एक्सेस इन्वेस्टमेंट हो गया वो मैं अपने वापस फंडिंग में ले लूंगा. टेक्निकली एक्सेस इन्वेस्टमेंट मैं होने ही नहीं दूंगा. जब मुझे पता है कि मेरा डीबीपी 20 लाख है और मेरे इन्वेस्टमेंट आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आगे चल के वो 30 लाख तक जा सकते हैं,
तो मैं अगले सालों में मैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को कम कर देता हूं ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट अप टू 20 दिखे या 20 का 21 दिखे। कोई कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है कि 20 लाख के डीपीपी के लिए वो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दे, आगे चल के अगले सालों के में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन गिरा देगी। ठीक है, और अगर कुछ एक्सेस आ जाएगा, जैसे आपने पूछा है 10 लाख, तो वो आपका इनकम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या आपका वो पड़ा रहेगा हमेशा के लिए, वो आपका असेट पड़ा रहेगा, क्योंकि अभी आपके दूसरे एम्प्लॉय भी तो हैं। आपने अपने एक एम्प्लॉय के लिए थोड़ी बनाया, आपके तो एम्प्लॉय हैं बहुत सारे। तो ये जो प्लान एसेट है ये वन टाइम नहीं होता, ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है हर एम्प्लॉयज के लिए। ओके, सो नाउ लाइव चैट इज इनेबल्ड। आपको कुछ डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। श्वेतांग, Sir, if nothing is given, we assume CSC to be paid at the end or at the beginning? Tanvi, at the end. CSC we will assume at the end. मैंने assumption लिया beginning का, क्योंकि ऐसा कोई question है नहीं, पर आपको assumption लेना है at the end का। Sir, is it necessary that every time we will be selling our plan assets, then it will always be capital gain? There will be capital. I am saying na, there can be capital gain, there can be capital loss. Now that is not our concern, that is basically assumed by actuary कि यार कभी कैपिटल गेन भी हो सकता है, कभी कैपिटल लॉस हो सकता है, कुछ को कैपिटल, कुछ पे ज्यादा फायदा होगा, कुछ पे लॉस होगा। तो ऑन एन एवरेज वो एक रेट ऐसा अज्यूम करेगा जिसमें कैपिटल गेन कैपिटल लॉस दोनों कवर हो जाए। प्लान एसेट टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू और नॉट? सर, इट इज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। मैं अभी उस पर आऊंगा। नालायक लोगों, मैं अभी जो चीज पे आ ही नहीं रहा हूं वो मुझसे पहले पूछ रहे हो। Swati Somani, if question 6 months, so yes, we can use that one. For assumption, it is required to write a note. Yes, you can, if you want to, if you actually write that note, it is better. What if the employee resigns in the middle of the year after? बेटा एक एम्प्लॉय रिजाइन करेगा, दो एम्प्लॉय रिजाइन करेंगे, पूरी कंपनी के सारे एम्प्लॉय तो रिजाइन करेंगे नहीं, तो हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कम कर देंगे। अपॉइंट किया सर डीबीबी के लिए, एलआईसी को अपॉइंट किया, तो आपने बोला कि अब मुझे फिक्स प्रीमियम ही देना होगा एलआईसी को, एलआईसी मेरी लायबिलिटी मैनेज करेगा। रवि केडिया, मुझे फिक्स प्रीमियम देना पड़ेगा जितना जितना एलआईसी मुझसे प्रीमियम मांग रहा है। पहले साल एलआईसी ने बोला 1 लाख रुपए दो, मैंने ठीक है। अगले साल एलआईसी बोला भैया मार्केट अच्छा नहीं चल रहा, 1.5 लाख रुपए दे दो। दैट प्रीमियम में ऑल्सो वेरी, बट दैट इंटायर टू बी मैनेज बाय एलआईसी, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी प्लान एसेट वाली। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो बिगनिंग अज्यूम करेंगे या 6 महीने? रवि केडिया, बिगनिंग 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 6 मंथली मतलब मिड ऑफ द ईयर अज्यूम तभी करोगे जब उसने स्पेसिफिकली आपको बोला हो। So we can make it firm that we are contributing then at beginning and we are selling then sold at end. No, 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 no. We are making our contribution in the beginning. We are selling the plan asset in the beginning. This is my assumption here in this beginning, beginning, beginning. Contribution at the beginning, selling at the beginning. अगर कंट्रीब्यूशन बिगनिंग में, सेलिंग अगर एंड में, तो तू 12% को बैलेंसिंग पे लगा ही नहीं पाएगा, तेरे को फिर अलग अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। यस, 12% इज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर इफ इन क्वेश्चन आरओआई इज नॉट गिवन, आरओआई अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा तो यू कैन नॉट प्रिपेयर द प्लान एसेट अकाउंट। आरओआई हैव टू बी गिवन, डोंट वरी, आरओआई देना ही पड़ेगा उनको।
ठीक है। चलिए, आई होप हाउ टू कैलकुलेट फॉलोइंग आइटम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, रीमेजरमेंट। व्हाट इज दिस रीमेजरमेंट? अगर एक्चुअली के अजम्पशंस बदल जाए, डिस्काउंटिंग रेट बदल जाए, अगर एक्चुअली का डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो जाए, फर्स्ट ईयर एक्चुअली हैज अज्यूम्ड 10%, सेकेंड ईयर 10%, थर्ड ईयर 10%, फोर्थ ईयर 10%, फिफ्थ ईयर 12%, 9%। अगर डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? अगर आरओआई चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, मेन डिस्काउंटिंग रेट का फंडा है। आरओआई अगर हर साल चेंज होगा तो वो चेंज होता रहे, वो कोई दिक्कत नहीं, आप चलते रहोगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते रहोगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, DBO shall be measured as per the discounting rate revised by actuary and other revised assumptions. Any change to above shall be actuarial gain and transfer to OCI. अगर आप डिस्काउंटिंग रेट चेंज करते हो तो आपका DBO चेंज हो जाएगा। अगर आपका DBO चेंज हो गया तो जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या तो लायबिलिटी कम होगी। समझो, सीधी सीधी बात है, डिस्काउंटिंग रेट चेंज करने से आपका लायबिलिटी बढ़ सकती है या तो लायबिलिटी कम हो सकती है। अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो एक्चुअल लॉस, अगर लायबिलिटी कम हो गई तो एक्चुअल गेन, और वो एक्चुअल लॉस के एक्चुअल गेन कहां जाएगा? OCI में। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। प्लान असेट शैल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पर आपको अपनी प्लान एसेट को मार्केट वैल्यू पे लिखना है, फेयर वैल्यू पे लिखना है। जब आप फेयर वैल्यू पे लिखोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो भी आपका एक्चुअल गेन होगा या एक्चुअल लॉस होगा, और उसको भी आप कहां ले जाओगे? OCI में। मतलब आपके दोनों के दोनों चेंजेस, प्लान एसेट के चेंजेस और DBO के चेंजेस कहां जाएंगे? OCI में। एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस, OCI, वेदर DBO और प्लान एसेट। और वो जो OCI होगा शैल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। OCI के कुछ कैटेगरी ऑफ आइटम्स होते हैं जिसको आप P&L में रिक्लासिफाई करते हो जब वो असेट लायबिलिटी खत्म हो जाती है, और OCI के कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ आइटम्स होते हैं जिनको आप P&L में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं करते हो। OCI के कुछ आइटम ऐसे होते हैं जब आप उनको रिक्लासिफाई करते हो P&L में, जैसे इंड AS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। बट OCI के कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे ये वाले, इनको आप P&L में कभी भी ट्रांसफर नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले प्लान एसेट का आप यहां देखेंगे, कायदे से मेरा जो प्लान एसेट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द कैरिंग अमाउंट, बट फेयर वैल्यू जो है वो मान लीजिए है 2,80,000। मुझे क्या करना है? मुझे बैलेंसिंग फिगर को 280 दिखाना है। बेसिकली बैलेंस शीट डेट पर मेरा प्लान एसेट फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। अब जैसे ही फेयर वैल्यू पे होगा तो ये अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा 3-4 हजार रुपए का। 280 माइनस प्लस 15,000 माइनस 112 3360। So this 3360 to actual gain 3360 ये हो गया। जब आप अपनी प्लान एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखाओगे तो या तो आपका प्लान एसेट बढ़ जाएगा, अगर बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो आपका गेन, असेट घट रहा है तो आपका लॉस। एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस कहां जाएगा? OCI में। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 AS जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस P&L में जाता था, क्योंकि AS में कोई OCI का कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ गए? तो प्लान एसेट को हमें फेयर वैल्यू करना है, हमेशा बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू आपको दी रहेगी। ये नालायकगिरी, मतलब ये फालतू का सवाल मत पूछना कि सर अगर फेयर वैल्यू नहीं दी हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे लिख के आएंगे, सिंपल। तो मैंने आपको ये समझाया प्लान एसेट वाला। DBO वाला कैसे होगा? DBO वाला कैसे होगा? सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहां आइए, यहां आपको एग्जांपल दिया था। सेकेंड ईयर में इतना था, मान लीजिए थर्ड ईयर में है
5,10,290, तो फोर्थ ईयर के बिगनिंग में आ गया 5,10,290। आपको करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट क्या था 10%, आपका रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट मान लो हो गया 11%। अब आप क्या करोगे, आप पूरी कैलकुलेशन, पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप रिवाइज करोगे, सब शुरू से, पूरे स्टार्टिंग से आप पूरी कैलकुलेशन रिवाइज करोगे बेस्ड ऑन 11%। और आप ये देखोगे कि अगर आप शुरू से 11% लेते, अगर आप बिगिनिंग से पूरा स्टार्टिंग से अगर आपका 11% से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते, तो आज आपके फोर्थ ईयर में क्या वैल्यू आनी चाहिए थी। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 5,10,000 बेस्ड ऑन 10%। पर अगर ये 11% के हिसाब से मैं शुरू से करता तीनों साल में, तो आज मेरे फोर्थ ईयर के बिगनिंग में होना चाहिए था 5 लाख, लेट अस से 5,20,000। मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5,20,000 माइनस 5,10,290 मतलब 9,710 से एक्चुअल लॉस बुक करूंगा और एंट्री करूंगा एक्चुअल लॉस अकाउंट डेबिट टू DBO लाइबिलिटी 9710। और जो ये एक्चुअल लॉस होगा मैं इसको OCI में ले जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर से जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो 11% रिवाइज्ड लाइबिलिटी पे निकलेगा। सिंपल, आई मेरी बात समझ में। सो इस तरीके से आप ये 6th पॉइंट को समझ सकते हो, रीमेजरमेंट को। ये रीमेजरमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीमेजरमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Tell me. Interest 520 plus CSC into 11%. Swati, yes, definitely. Sir, if the plan assets are falling under the category of financial instruments, will Ind AS 109 be applicable? No. Plan asset अगर employee benefit के लिए तो always Ind AS 19 अमल। DBO को रीमेजर किया तो लॉस तो थर्ड ईयर में ही बुक होना चाहिए तो ना रवि केडिया, इट इज नॉट नेसेसरी ना। DBO अपने यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने रीमेजर कब किया। आपका थर्ड ईयर का ऑडिट हो चुका है, आपने फोर्थ ईयर में रीमेजर किया तो फोर्थ ईयर में चेंज करोगे, आपने थर्ड ईयर में चेंज कर दिया तो थर्ड ईयर में करोगे। मैंने माना कि फोर्थ ईयर में किया। सर ये OCI अमोर्टाइज कॉस्ट पर रिक्लासिफाई हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। Why it is not to be reclassified to P&L? बेटा इसका एग्जाम्पल मैं आपको मतलब कहीं बेसिक्स में बता सकता हूं, अभी इसको डिफाइन करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं। सर जब चेंज होगा फर्स्ट ईयर, सो इंटरेस्ट फर्स्ट 11% पर कैलकुलेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, DBO को रीमेजर किया तो लॉस तो थर्ड। रवि मैं आपका जवाब दे चुका हूँ, बार बार रिपीट मत करो। Ind AS 12 विल बी अप्लीकेबल ऑन प्लान असेट। Ind AS 12 will be applicable on plan asset. Yes, it may be applicable. Yes, yes, yes. क्योंकि plan asset आप fair value कर रहे हो, जबकि आपके tax बेस उसका carrying amount होगा. Definitely it will be applicable. सर मैन भी, पर मैं आपको एक बात बताऊं, Ind AS 12 applicable होगा, जनरली कंपनीज उस पर बनाती नहीं है, DTA नहीं बनाती. Then interest will be calculated after considering fair value. For the next year onwards, interest will be calculated after considering fair value, obviously, क्योंकि एक्चुअली नहीं आपको fair value बताइए, एक्चुअली आपको ROI बता रहा है, तो अगले साल से आप ROI जो कंसिडर कर रहे हो वो फेयर वैल्यू पे फेयर वैल्यू के ओपनिंग पे कंसिडर करोगे. और क्या है, DBO अकाउंट का कहाँ शो करेंगे? DBO अकाउंट आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होगा, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपका
नॉन करंट लायबिलिटी में शो होगा। इफ डीबीओ में एएल एंड पीए में एजी या वाइस वर्सा एक्चुअल गेन पीए में वाइस वर्सा, तो कैसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। डीबीओ में आपका एक्चुअल गेन होगा, प्लान एसेट में एक्चुअल लॉस होगा, तो आपका नेट एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस आपका ओसीआई में जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशु गुप्ता, रिट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन अपन क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है? सिंपली रीमेजरमेंट हम जब कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि आज तक जितने भी चेंजेस हो चुके हैं उसको क्यूमुलेटिवली दिखाया जाए रीमेजरमेंट में। कहां पर? डीबीओ में। मतलब 11% हम शुरू से अगर करते तो आज तक का क्यूमुलेटिव चेंज दिखाना चाहते हैं, ये लॉजिक है। सर हाउ आर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रीटेड इफ आई एम मेंटेनिंग माय ओन प्लान एसेट्स? नॉट एन इशू, जैसे मैं अभी बता रहा हूं वैसे ट्रीट होगा। सर एक्चुअलीज प्रेजेंट वैल्यू कब कैलकुलेट करते हैं, एट बिगनिंग और एट द एंड? एक तो ना तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, बेटा वो तो डिपेंड करता है ना कि हम कंट्रीब्यूशन कब करेंगे, हम उसको रीपे कब करेंगे, हमारी पे करने की जिम्मेदारी कब है। ऑब्वियसली हम सैलरी को पे कब करते हैं? मंथ एंड पे। तो ऑब्वियसली सबसे माइंड में आता है कि एक्चुअली आपसे इनपुट लेगा कि भाई तू अपने एम्प्लॉयज को पे कब करता है, मंथ एंड पे, ईयर एंड पे कि मंथ बिगनिंग में, उसके हिसाब से वो रेट लेगा ना बेटा। सर प्लीज मेक ऑल द सर वीडियो सेव होगा। assumption of beginning of the year only for the plan asset or DBO as well? Only for plan asset dear, only for plan asset. For DBO CSC is to be paid at the end of the year, this is our assumption. So overall as far as plan asset are concerned, contribution to be made and plan asset are to be sold at the beginning of the year. As far as DBO is concerned, CSC is to be payable at the end of the year. सर आउटसाइडर सब कुछ प्लान कर रहा है तो हम ये सब नहीं करेंगे ना, रियल लाइफ में हम करते भी नहीं है, पर एग्जाम में थोड़ी आउटसाइडर आएगा तुम्हारा। सौरभ केसरी, यस सर जो एक्चुअल गेन और लॉस ओसीआई में गया वो एक्यूमुलेट हुआ है, वो रीपे के टाइम रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। रिवर्स दादा मैंने बोला रिक्लासिफाई नहीं होगा, वो ओसीआई में पड़ा रहेगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर, लगभग खत्म है। सर क्या ये चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट और आरओई विल बी एज पर इंड AS 8? इंड AS 8 इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर डियर। इंड AS 8 बोलता है अगर आपके कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको डिस्क्लोजर वगैरह देना है, बट यहां इंड AS 8 का कोई रोल नहीं है। चलो मुझे लगता है कुछ नॉन सीए स्टूडेंट्स या सीए फाइनल के अलावा कुछ फाउंडेशन के स्टूडेंट्स या 11th-12th के स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे हैं। आई डोंट नो कैसे लोग 11th-12th के स्टूडेंट मुझे क्यों देख रहे हैं, या साइंस के स्टूडेंट, मतलब मैं इतना फेमस हो गया क्या? चलो नाउ देयर आर टू छोटी छोटी चीज़ें हैं, दो छोटी छोटी चीज़ें हैं। वन इज पास सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस कॉस्ट बेसिकली आप इसको लिख सकते हो मॉडिफिकेशन इन डीबीपी। आपने डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स को मॉडिफाइड कर लिया, आपने डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स को मॉडिफाई कर लिया। आपने अपने एम्प्लॉय को बोला था कि मैं तेरे को 10 साल बाद, एक एम्प्लॉय नहीं है बहुत सारे एम्प्लॉय है, आपने हर एम्प्लॉय को बोला था कि हम तुम्हारे रिटायरमेंट पे हम तुम्हें 10 लाख का ग्रेचुइटी देंगे, सबको हमने बोला था, सबको 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। आफ्टर 5 इयर्स और आफ्टर 10 इयर्स अभी भी बचा हुआ है टाइम रिटायरमेंट में, जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए वो चले गए, जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए उनको 10-10 लाख मिल गए। अब ये स्कीम तो चलती रहेगी ना। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमने बोला 10 लाख नहीं देंगे, 15 लाख देंगे। ओ माय गॉड, मजा आ गया, 15 लाख देंगे।
मॉडिफिकेशन में आप ध्यान दीजिए, मैं हमेशा बेनिफिट को बढ़ा रहा हूं, घटा नहीं रहा हूं। अच्छा, तो सर आप सिर्फ मॉडिफिकेशन में सिर्फ बढ़ाने की बात कर रहे हो? यस सर, घटाने की क्यों नहीं? क्योंकि घटाने की बात मैं यहां पर करूंगा, कर्टेलमेंट। तो मॉडिफिकेशन मतलब जब हम अपने डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स को इंक्रीज कर दे। मैंने बोला अब मैं 10 लाख नहीं दूंगा, 15 लाख दूंगा। सोचो, अगर मैं 15 लाख रुपए दूंगा तो आज तक जो मैं वर्किंग करता आया हूं वो कितने के हिसाब से करता आया हूं? 10 लाख रुपए के हिसाब से। तो मुझे उस वर्किंग को नहीं डिस्टर्ब करना। I don't want to disturb that working which is already been calculated for 10 lakh rupees of benefit. What I have to do for that 5 lakh extra, for that 5 lakh extra benefit, additional benefit, for additional benefit, I have to make additional working, additional current service cost, additional interest cost. It means change or increase in defined benefit obligation liability due to plan amendment made by the entity. Now what you have to do, इधर लिख लो, calculate additional current service cost and interest cost till date on additional बेनिफिट्स ग्रांटेड। आज तक मैं 10 लाख रुपए के हिसाब से सीएससी और आईसी कैलकुलेट करता आया हूं, वो चलता रहेगा। जो एडिशनल 5 लाख रुपए की बात चल रही है उसका क्या करेंगे? मैं बोलूंगा यार, मतलब जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए मैंने 10 लाख का बेनिफिट के हिसाब से करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट तो कैलकुलेट करके बैठा हूं। अब मैं उनको 15 लाख रुपए दूंगा तो एडिशनल 5 लाख रुपए तक जो मैं उनको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, अगर वो मैं शुरू से बुक कर लेता तो एडिशनल आज तक कितना एक्स्ट्रा करंट सर्विस कॉस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट आता? दैट इज कॉल्ड एडिशनल करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट टिल डेट। फिर से बोल रहा हूं, फॉर एडिशनल बेनिफिट कैलकुलेट करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट टिल डेट। अगर वो एडिशनल बेनिफिट शुरू से दिया जाता, सिंपल सी बात है ना यार, मुझे 10 लाख नहीं देने, अब मुझे 15 लाख देने, ये तो मेरी गलती हो गई यार। ये तो बेनिफिट, गलती मतलब ये तो बेनिफिट चेंज हो गया। अगर काश मैं 15 लाख से शुरू से करता आता वर्किंग तो आज मेरी लायबिलिटी एडिशनल होती, तो ठीक है, वो एडिशनल लायबिलिटी आज क्रिएट कर लेते हैं। जो भी करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा उसको हम आज बुक कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट सर्विस कॉस्ट? पास्ट सर्विस कॉस्ट मतलब जो एडिशनल बेनिफिट में ग्रांट कर रहा हूं, उस एडिशनल बेनिफिट का आज तक, शुरू से लेकर आज तक, अगर मैं कैलकुलेट करूं क्यूमुलेटिव सीएससी और आईसी, दैट क्यूमुलेटिव सीएससी एंड आईसी टिल डेट will be called as past service cost, and हमें इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, past service cost account debit to DBO liability। और ये कहां जाएगा? इट इज एन एक्सपेंस, इट इज चार्ज टू P&L। क्योंकि सीएससी और आईसी कहां जाता है? P&L में। तो पास्ट सर्विस कॉस्ट कहां जाएगा? P&L में। समझ आया? फिर से बोल देता हूं, जो एडिशनल 5 लाख रुपए के हिसाब से कायदे से मुझे सीएससी और आईसी कैलकुलेट करना चाहिए था, जो मेरा करंट सीएससी और आईसी है वो दैट इज बेस्ड ऑन 10 लाख, पर अगर 15 लाख के हिसाब से होता तो ज्यादा होता, तो उस 5 लाख का एडिशनल कैलकुलेट करके रख लेते हैं और आज तक देखते हैं कि कितना होना चाहिए था। दैट एक्यूमुलेटेड एडिशनल सीएससी एंड आईसी विल बी नोन एज पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्यूमुलेटिव CSC and IC on additional benefit granted is known as past service cost। और उसको कहां ले जाएंगे? P&L में। अब मुझे मत बोलना कि सर वर्किंग करके दो, सिंपल सी है, 10 लाख के हिसाब से वर्किंग कर ली थे, 15 लाख से हिसाब से करनी थी,
तो 5 लाख एक्स्ट्रा हुआ, 5 लाख डिवाइड बाय 10, वो मेरा वाला एग्जाम्पल याद करो, वो जो मान लो मेरे एग्जाम्पल में क्या था 50 लाख, मान लो मैंने बोल दिया मैं 50 लाख नहीं दूंगा, अब मैं 80 लाख दूंगा, तो जो 30 लाख है 30 लाख एडिशनल 30 लाख डिवाइड बाय 10, हर साल कितना हुआ 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, हर साल 3 लाख का वही डिस्काउंटिंग वो करते आएंगे, जो आज हमारा डिस्काउंटिंग चल रहा है वो करते आएंगे, जो आज हमारा चल रहा है उसके हिसाब से आज तक 5 साल हो चुके हैं, तो 3 लाख का 5 साल के बेसिस पर क्यूमुलेटिव सीएससी और आईसी कितना है, दैट विल बी कॉल्ड एज पास सर्विस कॉस्ट। ठीक है, दिस इज योर पास सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस कॉस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या डील कर रहे हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। नाउ द लास्ट कर्टलमेंट एंड सेटलमेंट। उल्टा कभी कभार क्या होता है, कंपनी को लगता है कि अब हम नुकसान में चल रहे हैं, जैसे कोरोना आ गया, सिंपल कोरोना पे इतने सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं यार, कोरोना आ गया, अब कोरोना के चक्कर में आप भी जानते हो कि बहुत सारे बिजनेसेस को शट डाउन करना पड़ा। अब मान लीजिए कंपनी ने बोला कि यार हम अपने एक पर्टिकुलर सेक्टर को शट डाउन कर रहे हैं, हम अपने पूरे बिजनेस को शट डाउन नहीं कर रहे हैं, हम अपने पर्टिकुलर एक सेक्टर को शट डाउन कर रहे हैं, या मान लीजिए हमारी जो ब्रांच इंदौर में है अब हम उसको शट डाउन कर रहे हैं, अब हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमने अपनी एक पूरी ब्रांच को, इंदौर की ब्रांच को शट डाउन करना है, तो उसमें जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको भी हम बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम उनको भी बाहर निकाल रहे हैं तो उनके लिए जो हमने बेनिफिट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान तैयार किया था, अब हम उनको नहीं देंगे, दैट इज कॉल्ड कर्टेलमेंट। हो सकता है मैं बेनिफिट उनको ना दूं, बट हो सकता है वो लोग मुझसे कॉम्पनसेशन मांगे, या मैं ये बोल दूं कि मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल रहा हूं, जो बेनिफिट तुम्हारे लिए मैंने डिफाइन किया था, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, इंस्टेड मैं हर एम्प्लॉय को 50-50 हजार रुपए का कॉम्पनसेशन दे दूंगा। इट इज कॉल्ड सेटलमेंट। कर्टलमेंट मतलब रिड्यूस करना, लाइबिलिटी को खत्म करना, सेटलमेंट मतलब इमीडिएट कॉम्पनसेशन दे देना। जब कर्टलमेंट होगा तो ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटी गिरेगी। मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन में बता देगा कि कर्टलमेंट कितने से हो रहा है, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं क्योंकि बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। वो बोलेगा आपकी करंट लाइबिलिटी दिख रही है 50 करोड़ रुपए की, उसमें से 5 करोड़ की लाइबिलिटी को हम कर्टल कर रहे हैं, तो आप एंट्री क्या करोगे, DBO लाइबिलिटी डेबिट 5 करोड़, 50 करोड़ में से 5 करोड़ की लाइबिलिटी को कर्टल कर रहे हैं। अब हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, कितने का, 1 करोड़ रुपए का सबको मिला के, तो 2, बैंक 1 करोड़, बाकी हमारा क्या होगा, गेन, तो इट इज कॉल्ड गेन ऑन कर्टेलमेंट 4 करोड़। और गेन ऑन कर्टेलमेंट कहां जाएगा, P&L में। सिंपल, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली when your liability is getting decreased, it's getting reduced, and you are making the settlement with employees. Simple. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो बेटा दिस इज योर पास सर्विस कॉस्ट, पोस्ट नहीं है, पास सर्विस कॉस्ट है, वो पोस्ट लिखा हुआ है, पास सर्विस कॉस्ट है, ठीक है। सो गाइस दिस इज योर इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने देखा है आमतौर पर इंड AS 19 और इंड AS 33 ये दो ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जहां पर बच्चों को डिससेटिस्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा समझ में कम आते हैं ये दो। इंड AS 19 तो अपन ने कर लिया, अब देखते हैं इंड AS 33 में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। चलो इंड AS 19 डन। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का अपना पहला दिन कैसा रहा, मुझे फीडबैक भी चाहिए अभी के अभी। अपना आज का पहला दिन कैसा रहा, किस तरीके से हमने आज किया, मुझे वो भी बताइएगा। आपको समझ में आया नहीं आया, क्लासेस रिज्यूम करके कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, ये भी बताइएगा। कैन इट हैपन ICI ने बिगनिंग ऑफ द ईयर का अजम्पशन लिया है, बट क्वेश्चन में उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर के एडजस्टमेंट दे दिए हैं, एंड इफ इट हैपन्स देन व्हाट टू डू। ठीक है, अब वो तो ICI करता रहता है, उसकी आदत है, मैं क्या बोलूँ। ऐसे केस में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मत करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर चेंज कर लो। थैंक यू सो मच सौरभ।
Employees are always joining and leaving organization and DBO is modified accordingly. So if there is a change in discounting factor, from which year is to be applied? Or is a new DBO? No new DBO we can create. We have to make modifications in the same DBO. Okay? From the date when there is a change. Sir, leave benefit accumulation explain कर दो. Leave benefit accumulation मैं कर रहा हूँ. जो पहले मैं doubts देख लूँ. Thanks for amazing. Thank you Akshay. Thank you. If there is an increase in benefit as well as change in discounting rate, how to approach that? Cumulatively, जैसा मैंने बताया है शब्द cumulatively. सेटलमेंट पर गेन होगा तो सेटलमेंट पर गेन ही तो हो रहा है दादा, सेटलमेंट पर गेन ही तो हो रहा है. सर पीएससी वेस्टेड अनवेस्टेड उसका कुछ ये सेम ट्रीटमेंट का सब है बेटा. आप वेस्टेड हो चाहे अनवेस्टेड हो, दोनों को पीएनएल में ले जाएंगे, इमीडिएटली बुक करेंगे. थैंक यू. लीव इनकैशमेंट, लीव बेनिफिट्स का बता देता हूं. दो टाइप की चीजें होती हैं, एक्यूमुलेटिंग लीव्स, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स. लीव्स accumulating, non accumulating. Ignore, no accounting. Accumulating में कैश, नॉन कैश. आपको पता है कि आप कैश सेटलमेंट करोगे, कैश सेटलमेंट करोगे तो आप क्या करोगे? मेक 100% प्रोविजन. नॉन कैश मतलब लीव्स अगेंस्ट लीव्स. मतलब आप बोलोगे कि यार तू छुट्टियां एक्स्ट्रा ले ले, तो तूने छुट्टियां नहीं की थी, तो छुट्टियां एक्स्ट्रा ले ले, पर मैं तेरे को कैश नहीं दूंगा. तो मेक एस्टिमेटेड प्रोविजन. और वो एस्टिमेटेड प्रोविजन आपको बता दिया जाएगा कि जैसे मान लो मैंने 5 छुट्टियां मेरी एक्यूमुलेट हो रही हैं. अब ऐसे होते होते पूरे साल भर में मेरी 15 छुट्टियां एक्यूमुलेट हो गई. अब वो मेरी अगले साल जाएंगी. एम्प्लॉयर को लगता है ये 15 में से ना 5 छुट्टियां वेस्ट कर देगा, मतलब 10 ही अलाउ करेगा, 10 ही एक्स्ट्रा करेगा. तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? 10 लीव्स का प्रोविजन बनाएगा कि यार ये 10 छुट्टियां करने वाला है, जिसपे मुझे उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी, पर मैं उसको सैलरी तो दूंगा पर ये आएगा नहीं क्योंकि वो पिछले बार ज्यादा काम कर चुका है. तो मैं 10 लीव्स का प्रोविजन बनाऊंगा एस्टिमेशन बेसिस पे. सिंपली इस तरीके से होगा. श्वेतांग, डेफिनेटली आई विल ट्राई. वैसे चार्ट रिवीजन में मैं फॉलो नहीं करता हूँ पैरा नंबर लिखना, क्योंकि चार्ट है बेटा ये. बट ठीक है, मैं कहीं कहीं अगर इंपॉर्टेंट होगा मैं डेफिनेटली लिख लूंगा. इफ वी डोंट नो कैश और नॉन कैश, दे विल डेफिनेटली मेक यू, वो आपको बताएंगे, लेट यू नो कि मतलब वो उसमें से कौन सा कैश और कौन सा नॉन कैश है. Tejasvi Sahu, it is not treated as terminal benefit, it is as good as terminal, but you can say it is a curtailment of DBP, which is as good as terminal. ठीक है, चलो गाइस आज के लिए इतना ही. अभी हम अपना सेशन को ओवर करते हैं. गाइस थैंक यू सो मच. तो मिलते हैं अगले सेशन में. अगला सेशन का मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा. मुझसे स्पेसिफिकली मत पूछेगा सर कब होगा कैसे होगा, प्रोबेबली कल ही होगा, बट फिर भी जो भी रहेगा टेलीग्राम पे एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़.